शुरुआत कर रहे हैं अहम खबर के साथ। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी पर आईसीसी की बैठक टल गई है। आईसीसी बोर्ड की बैठक कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। कल चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर आईसीसी का फैसला संभव है। चैंपियंस ट्रॉफी के हाइब्रिड मोड के लिए पाकिस्तान तैयार नहीं है और ऐसे में आज की इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा था। अब जानकारी ये मिल रही है कि ये बैठक कल होगी। कल ही इस पूरे मसले को लेकर फैसला संभव है। शिवेंद्र कुमार सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शिवेंद्र, और क्या जानकारी मिल रही है? बैठक के टलने की वजह क्या है? शिवेंद्र, आवाज मिल रही है आपको? शिवेंद्र कुमार सिंह से हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे, कुछ और जानकारी लेंगे। लेकिन हाइब्रिड मोड के लिए पाकिस्तान तैयार नहीं है, यानी इस बात के लिए वो तैयार नहीं है कि पाकिस्तान में कुछ मैचेस कराए जाएं और कुछ मैचेस जो हैं वो दूसरे देश में कराए जाएं। आईसीसी बोर्ड की बैठक को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। शिवेंद्र, अगर आप सुन पा रहे हैं तो जानना ये चाहेंगे कि बैठक टली क्यों है? देखिए समीर, मुद्दा असल में ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त पाकिस्तान सरकार से संपर्क में है और पाकिस्तान सरकार ने उसको ये कह रखा है, एक तरीके से गो अहेड दे रखा है कि अगर भारतीय टीम ट्रैवल नहीं करती पाकिस्तान तो पाकिस्तान की टीम भी अगले साल जब भारत में आईसीसी टूर्नामेंट होना है तो पाकिस्तान की टीम भारत न जाए। तो अब जो नेगोशिएशंस हैं वो इसी पर हैं कि पाकिस्तान ये कह रहा है कि ठीक है, हम अगर चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर करेंगे तो अगले साल T20 वर्ल्ड कप जो भारत में होना है उसको भारत हाइब्रिड मॉडल में करें और हम भी भारत नहीं जाएंगे। तो वो जो आप जानते हैं क्रिकेट में दोनों मुल्कों को लेकर जो राजनीति होती है, खासतौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिस तरह से उसमें किचकिच करना चाहता है या करता है वो कर रहा है और अल्टीमेटली सोल्यूशन यही है कि हाइब्रिड मॉडल ही चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी को बचा सकता है। वरना अगर हाइब्रिड मॉडल के लिए पीसीबी नहीं मानता तो जिस तरह के आर्थिक नुकसान होंगे, जिस तरह के बैन आईसीसी कर सकता है पीसीबी को, ये सब कुछ देखना होगा। और बड़ी बात ये भी देख लीजिए कि 1 तारीख से आईसीसी के चेयरमैन जो है वो जय शाह होने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया शिवेंद्र आपका इस ताज़ा जानकारी और अपडेट के लिए। आईसीसी बोर्ड की बैठक कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। चैंपियंस ट्रॉफी के हाइब्रिड मोड के लिए तैयार पाकिस्तान फिलहाल नजर नहीं आ रहा है, लेकिन आसार यही बन रहे हैं कि हाइब्रिड मोड में ही इस टूर्नामेंट को अंजाम दिया जाएगा। आईसीसी का फैसला क्या होता है, देखने वाली बात होगी। और अब खबर डिजिटल अरेस्ट की। भोपाल में 70 साल के डॉक्टर के साथ 10 लाख की ठगी हुई है। 3 दिन तक डिजिटल अरेस्ट कर कमरे में बंद रखा गया। ठगों ने 10 लाख रुपए अपने खाते में ट्रांसफर कराए। डॉक्टर को गोली मारने की भी धमकी दी गई। सीबीआई अफसर बनकर ठगों ने वारदात को अंजाम दिया। तो ये उस डॉक्टर का घर जहां पर वो कई घंटों तक डिजिटल अरेस्ट रहा। तो भोपाल की एक डॉक्टर डिजिटल अरेस्ट की शिकार हो गई। भोपाल की 70 वर्षीय डॉक्टर रागिनी मिश्रा के साथ ठगी। जालसाजों ने 3 दिन तक उन्हें कमरे में बंद रखा। डिजिटली अरेस्ट डरा धमकाकर 10 लाख रुपए की राशि अपने खाते में ट्रांसफर करवा ली। जालसाजों ने सीबीआई अफसर बनकर गोली मारने की धमकी दी। जालसाजों ने धमकी दी, हमारे साथी सादी वर्दी में आपके पास है। जालसाजों ने कहा कि किसी को बताने पर आपको गोली मार देंगे। खबर मिलने पर रागिनी के पति ने पुलिस को जानकारी दी और पुलिस के पहुंचने पर भी जालसाजों ने पुलिस से बात की। TV9 संवाददाता शुभम गुप्ता ने पीड़ित महिला डॉक्टर से बात की और इस पूरी वारदात की जानकारी ली। कब आप डिजिटल अरेस्ट हुए, कौन आरोपी थे, क्या कुछ कहा गया? 3 दिन पहले हुए। हम जैसे ही वॉक करके आए तो हमें फ़ोन आया, एक अननोन नंबर। यूजुअली हम पिक नहीं करते पर पिक कर लिया। बोले आपने बड़ा अच्छा हुआ, आपने पिक कर लिया, ये बड़ा अच्छा हुआ क्योंकि पुलिस और ये सारा कुछ आपको ढूंढ रही है और आपको फौरन अरेस्ट करने आ रही है, आपके अरेस्ट वारंट है। तो मैंने बोला मेरा क्राइम क्या है? बोले कि जिनका जेट एयरवेज था उन्होंने आपके अकाउंट में कैनरा बैंक में 475 करोड़ रुपए भेजे, जो कि ये गलत तरीके से आपको पैसा भेजा गया है। और मैंने कहा मेरा कोई कैनरा बैंक में मुंबई में अकाउंट नहीं, मैं वहाँ क्यों खोलूँगी? मेरा 2 अकाउंट कानपुर में है, 2 भोपाल में। यहाँ मेरा आना जाना है, मेरी फैमिली थी, मेरे पास आउट है, मीटिंग्स होती हैं, इसलिए
बोले सब कुछ नहीं, सीबीआई से मैं बात कर रहा हूँ, आपके पास दो ऑप्शन है, आप फौरन अरेस्ट हो जाए, उससे आपकी बदनामी बहुत होगी, बेइज्जती होगी, आप बुजुर्ग हो, सीनियर सिटीजन हो। एक ऑप्शन है डिजिटल अरेस्ट का, 3-4 दिन में आपसे पूछताछ करके आपको छोड़ देंगे। तो मैंने ये ऑप्शन सोचा कि ठीक है, 3-4 दिन में पूछताछ तो करें। आपके खाते में क्या आए थे, क्या 2 करोड़ रुपया उन्होंने भेजे नहीं, थे? कुछ ऐसा नहीं, मैंने कहा मेरा अकाउंट ही नहीं है। मैंने कहा पहली बात तो ये है कि मुझे अपने लॉयर से बात करने दो, आप जो भी कह रहे हो वो करें, और मैं सारे प्रूफ दूंगी कि मेरा वहाँ नहीं है। और जिस किसी ने भी किसी फेक नंबर से या मेरे आधार कार्ड से वहाँ अकाउंट खोला है तो उसके अंदर आते हुए फ़ोटो होगी, कोई मेरी। तो ऐसे ठगों से किस कदर सावधान रहने की जरूरत है, ये खबर कहीं ना कहीं ये सबक भी देती है। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, 3 राज्यों के नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे, हमें अपनी कमजोरियों को दूर करने की जरूरत है। आपसी बयानबाजी से हमें नुकसान पहुंचा, चुनावी माहौल को नतीजों में हम बदल नहीं पाते, ईवीएम से चुनावी प्रक्रिया संदिग्ध है, इस पर भी सवाल उठाए गए हैं। कुमार विक्रांत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार, यानी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी आत्ममंथन कर रही है, उन वजहों को तलाशा जा रहा है जो हार की वजह बनी, लेकिन ईवीएम पर सवाल अभी भी बाकी हैं। जी बिल्कुल, वही वजहें हैं जो पहले भी लगातार कोई पार्टी या दल हारता है, जो बातें कहता है उन्हीं वजहों को दोहरा दिया गया। उनको दुरुस्त करना कहीं ना कहीं कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी है। उनको अब तक दुरुस्त क्यों नहीं किया गया, ये सवाल है। और दूसरी अहम बात यह है कि जो ईवीएम पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं, तो एक प्रस्ताव पास होना है कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में। तो अहम यह है कि वो प्रस्ताव क्या होता है, क्या सीधे ईवीएम से बैलेट पेपर पर चुनाव कराए जाने की मांग होती है, या उसके साथ साथ या तो बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए या वीवीपैट की बड़े पैमाने पर गिनती हो। इसी को लेकर अंतिम फैसला होना है। और कांग्रेस कार्य समिति की बैठक चल रही है, जिसमें सोनिया गांधी नहीं आई हैं, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मौजूद हैं। 2:45 बजे से बैठक अब तक जारी है। शुक्रिया कुमार विक्रांत आपका इस जानकारी के लिए। और अब खबर संभल से। संभल मस्जिद सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम निर्देश दिया और निचली अदालत को इस मामले में किसी भी तरह का एक्शन लेने से रोक दिया, और मस्जिद पक्ष को हाईकोर्ट जाने का भी निर्देश दिया गया। इस मामले की अगली सुनवाई 6 जनवरी के बाद होगी। शाही जामा मस्जिद की ओर से दायर याचिका में सर्वे पर रोक लगाने की मांग की गई है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को फिलहाल इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है याचिकाकर्ता सर्वे के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट जाए, हाईकोर्ट में सुनवाई तक ट्रायल कोर्ट कोई सुनवाई ना करे, हाईकोर्ट की इजाजत के बिना निचली अदालत कार्रवाई ना करे, सर्वे की रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में पेश करे। अदालत ने कहा कि सुनिश्चित करना होगा कि कुछ भी अप्रिय ना हो और हमें बिल्कुल तटस्थ रहने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से साफ हो गया कि अब संभल विवाद पर हाईकोर्ट के आदेश पर ही कोई कार्रवाई हो सकती है। मस्जिद पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 23 नवंबर को वकील कानूनी सलाह लेने की तैयारी कर रहे थे और 24 नवंबर को ही सर्वे की टीम मस्जिद पहुंच गई। अदालत ने उत्तर प्रदेश प्रशासन को भी सख्त निर्देश दिए हैं और कहा कि संभल में शांति और सद्भाव बना रहना चाहिए। सीजेआई ने कहा कि हम नहीं चाहते कि इस बीच कुछ भी अप्रिय हो। और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हिंदू और मुस्लिम पक्ष के वकीलों ने क्या कहा, आइए अब ये सुनते हैं। की रिपोर्ट कोर्ट ने सील कवर को दाखिल करने के लिए कहा गया है और वो रिपोर्ट हमें नहीं दाखिल करनी है, एडवोकेट कमिश्नर महोदय को दाखिल करनी है। और एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट कहा है सील कवर में वो ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट के सामने फाइल कर सकते हैं। तो रिपोर्ट फाइलिंग में कोई रोक नहीं है, उन्होंने कहा है सील कवर में फाइल करेंगे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट ने उनसे ये कहा है कि आप इस ऑर्डर को डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए ना। सिविल जज सीनियर डिवीजन के ऑर्डर को सीधे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, हाई कोर्ट को बाईपास करते हुए। तो यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि आप इस मामले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करिए, जो भी रेमेडी है 115 की या 227 की आप उसको अवेल करिए, और अगर आप हाई कोर्ट में फाइल करते हैं तो 3 वर्किंग डे के अंदर ये मैटर लिस्ट होना चाहिए और ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टे रहेगी नहीं रहेगी ये हाई कोर्ट डिसाइड करेगा। जो सूट है सिविल सूट संभल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उसकी जो प्रोसीडिंग है वो स्टे हो गई जब तक हाई कोर्ट डिसाइड नहीं करता है। जो अपील फाइल करेंगे जामा मस्जिद कमेटी इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने,
और 19 नवंबर 2024 के ऑर्डर को चैलेंज करते हुए। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर कोई एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट है, जो सर्वे उन्होंने करा था, वो रिपोर्ट भी एक तरह से उसको पब्लिक नहीं हो सकती, उसको सील कवर में रखने के लिए कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। और भुवनेश्वर आपको लिए चलते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन शुरू हो गया है, सुनते हैं क्या कह रहे हैं। हरकतें, उनके इरादे, उनके कारनामे बहुत बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं और इसलिए मैं सभी देशवासियों से कहना चाहूंगा, लोकतंत्र के प्रति समर्पित हर कार्यकर्ता को कहना चाहूंगा, हमें हर पल सतर्क रहना है और लोगों को जागरूक करते रहना है। हमें हर झूठ को बेनकाब करना है। सत्ता के ये भूखे लोग जनता से सिर्फ झूठ बोलते आए हैं। जब इनका एक झूठ लोगों पर काम नहीं करता तो उससे बड़ा दूसरा झूठ गढ़ते हैं। ये अपने कार्यकर्ताओं को भी झूठा दिलासा देने के लिए यही कर रहे हैं। मैं तो, आप भी तो देखते होंगे ना, 2019 में जो चौकीदार उनके लिए चोर था, 2024 में आते आते वो ईमानदार हो गया और एक बार भी चौकीदार को चोर तो गाली नहीं पड़ी। इनका मकसद सिर्फ यही है कि किसी तरह देश की जनता को गुमराह करके सत्ता पर उनका कब्जा हो, ताकि देश आजाद हुआ तब से आज तक जो लूट चलाने वाला गिरोह है, अलग अलग नकाब पहन करके निकला हुआ एक गिरोह है, उसको देश की जनता को लूटने का एक मौका मिल जाए। साथियों, आज केंद्र की भाजपा सरकार उड़ीसा के गौरव को, उड़ीसा को बड़ी प्राथमिकता दे रही है। इसी महीने ओडिशा में आप सभी ने बाली यात्रा का भव्य आयोजन किया, सफल आयोजन किया है। और अभी मैं यहां डीजीपी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने आया हूं और आप में से बहुत लोगों को आश्चर्य, यहां के मीडिया के लोगों को भी आश्चर्य होगा। हमारे देश में लगभग 125 साल से ये डीजीपी कॉन्फ्रेंस चल रहा है, हर वर्ष हो रहा है। 125 साल से, अंग्रेजों के जमाने से चल रहा है। 125 साल से डीजीपी कॉन्फ्रेंस चल रहा है, उड़ीसा में पहली बार हो रहा है। महाराष्ट्र में सरकार गठन की तस्वीर धीरे धीरे साफ हो रही है। संकेत मिल रहे हैं कि बातचीत के बाद देवेंद्र फडणवीस को सूबे की कमान मिलने वाली है। महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनने को लेकर सोमवार को दिल्ली में बैठक होने की संभावना है। तीनों दलों के नेता दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अमित शाह के साथ बैठक करेंगे, जबकि पहले तय हुआ था कि महायुति के प्रमुख नेता आज सीएम बंगले बर्षा पर बैठक करेंगे। जानकारी के मुताबिक अगले 2 दिन अमावस होने की वजह से कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। इस वजह से बीजेपी की बैठक टलने की बात सामने आ रही है। बैठक को लेकर शिवसेना शिंदे गुट के नेता उदय सामंत ने दावा किया है कि बात बहुत ही सकारात्मक माहौल में हुई है। किसी तरह की नाराजगी खबरों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा, जल्द ही महाराष्ट्र मंत्रिमंडल को अंतिम रूप दिया जाएगा। ये नाराजगी नहीं है, डिस्कशन है। हमारी जो मांग थी, पार्टी की जो मांग थी, वो हमारे लीडर करके एकनाथ शिंदे साहब ने वो दोनों के सामने वहाँ रख दी है और वो सम्मान करेंगे, ये विश्वास है। कहा जा रहा है कि गांव चले गए हैं, कहीं नाराजगी का हिस्सा है या फिर रूटीन प्रोसेस है? रूटीन प्रोसेस है, वो रेस्ट के लिए गए, कल आ जाएंगे। एक आखिरी सवाल कि क्या कोई महायुति की बैठक होने वाली है और शपथ ग्रहण को लेकर क्या तैयारी है आप लोगों? अगर बैठक होने वाली है, ऐसा तीनों नेताओं ने फाइनल किया, तो वो आ जाएंगे वापस। दिल्ली में तो कोई बैठक नहीं होगी अब? आज तो नहीं है।
और महाराष्ट्र से अब रुख करते हैं बिहार की सियासत का। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने अगले साल बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी की जीत का दावा किया है। वहीं बिहार विधानसभा में शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन विपक्ष ने कई मुद्दों पर हंगामा किया। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि अगले साल होने वाले चुनाव में उनकी पार्टी जीतेगी। इसके साथ ही उन्होंने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की है। अगले साल चुनाव जो आएगा उसमें हमारी पार्टी जीतेगी, बहुत अच्छा है। बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। हाँ, बैलेट पेपर से होना चाहिए। इससे पहले बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन विपक्ष ने स्वास्थ्य, नौकरी, रोजगार और प्रीपेड मीटर के मुद्दे को लेकर खूब हंगामा किया। विपक्ष का आरोप है कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली की वजह से मरीज बेहतर इलाज के लिए बाहर जाने को मजबूर हैं। आप देखिएगा कि यहाँ से ब्रेन ड्रेन होता है, यहाँ से बड़े पैमाने पर पलायन होता है। अब स्वास्थ्य के लिए भी लोग बाहर जा रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना के क्या किया आपने? वहीं सरकार की ओर से दावा किया गया है कि बिहार सरकार हर मुद्दे पर काम कर रही है। 2005 के पहले की रिपोर्ट को कभी आप लोगों ने देखा नहीं है। 2005 के पहले सरकारी अस्पताल में कोई मरीज जाते नहीं थे। उनको पता था कि जाएंगे इलाज कराने, वहाँ हमें मौत मिलेगा। और हम लोग के राजपाट में, एनडीए के शासन में मरीज वहाँ जाते हैं तो उनको लगता है कि वहाँ जिंदगी मिलेगा। और जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा का बड़ा एक्शन। आतंकी कनेक्शन वाले 2 सरकारी कर्मचारी बर्खास्त कर दिए गए हैं। रहमान नाइका और जहीर अब्बास को बर्खास्त कर दिया गया है। आतंकियों को सुरक्षा बलों की जानकारी देने का इन पर आरोप लगा है। तो आतंकियों से कनेक्शन होने के आरोपों के चलते 2 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है। ये जम्मू कश्मीर के एलजी की तरफ से बड़ा एक्शन सामने आया है। एलजी मनोज सिन्हा का बड़ा एक्शन। आतंकी कनेक्शन वाले 2 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। इनके नाम भी सामने आए हैं, रहमान नाइका और जहीर अब्बास। ये 2 सरकारी कर्मचारी जिन्हें बर्खास्त करने का फैसला किया गया है। आतंकियों को सुरक्षा बलों की जानकारी देने का संगीन इल्जाम इन दोनों सरकारी कर्मचारियों पर लगा है। अंकित भट्ट हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अंकित, एलजी मनोज सिन्हा का ये बड़ा एक्शन, किस तरह के आरोप इन दोनों सरकारी कर्मचारियों पर पाए गए, साबित हुए, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया? देखिए, जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, उनकी तरफ से जो हमें जानकारी मिली है, जो हमारे सूत्र है वो बता रहे हैं कि 2 सरकारी कर्मचारी जो हैं उनको टर्मिनेट किया गया है गवर्नमेंट जॉब से। वहीं आपको बता दें कि ये जो दोनों कर्मचारी है, अब्दुल रहमान नाइक और दूसरा कर्मचारी जिसका नाम जो है वो बताया जा रहा है जाकिर अब्बास, जो कि टीचर है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से। जाकिर अब्बास किश्तवाड़ का रहने वाला है। वहीं जो रहमान है, अब्दुल रहमान, वो कुलगाम का रहने वाला है। दोनों पे आरोप है कि किस तरीके से इन लोगों ने आतंकियों की मदद की, किस तरीके से ओवरग्राउंड वर्कर की तरह इन लोगों ने काम किया, और उसके बाद जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से इन दोनों एम्प्लॉइज को जो है सरकार की तरफ से टर्मिनेट किया गया है। ठीक है, शुक्रिया अंकित आपका इस जानकारी के लिए। जाकिर अब्बास और एक दूसरा जो कर्मचारी है उसका नाम है अब्दुल रहमान, इन दोनों को बर्खास्त किया गया है। 2 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया। जम्मू के 10 जिलों में पुलिस ने आतंकियों के मददगारों के 50 ठिकानों पर छापेमारी की है। आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर जम्मू जोन के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आनंद जैन से टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता अंकित भट्ट ने एक्सक्लूसिव बात की। हम देख रहे हैं कि मैसिव क्रैकडाउन OGWs पर हो रहा है, कितने जिलों में हो रहा है और क्या कुछ अपडेट जो आप शेयर करेंगे? इसमें जम्मू संभाग के सभी जिलों में हमने केस रजिस्टर किए हैं और इसमें जो इन्वेस्टिगेशन है उसके तहत सभी OGWs के खिलाफ हमने कार्रवाई की है और सर्चेस हमारी लगातार जारी है। पुलिस ने एक और क्रैकडाउन किया है जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है और जो पाकिस्तान में छुपे हुए हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को लेकर, उसको लेकर क्या शेयर कर सकेंगे? उनकी प्रॉपर्टीज़ भी हमने अटैच की हैं और जो आतंकी वहाँ से सक्रिय हैं उनके खिलाफ भी लगातार हमारी कार्रवाई जारी है। सर, कितने लोग हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ को सीज किया? 7 लोग हैं जिनकी प्रॉपर्टी को हमने अटैच किया है और अभी आगे भी संभाग में और भी प्रॉपर्टी का आइडेंटिफिकेशन चल रहा है और उनमें अटैचमेंट होगा। ये NSG को लेकर सर अपडेट आ रहा है कि NSG को अब लाया जाएगा यहाँ पे। स्पेशल फोर्सेस भी हमें काफ़ी हेल्प करती हैं आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने में
और सभी तरह से हम सजग हैं और सक्षम हैं। और यूपी गैंगस्टर एक्ट की संवैधानिक वैधता को चुनौती, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से 4 हफ्ते में जवाब तलब किया है। याचिकाकर्ता ने गैंगस्टर एक्ट के प्रावधानों पर सवाल उठाए थे। गैंगस्टर एक्ट पुलिस को ज्यादा शक्ति देता है, यह याचिकाकर्ता ने कहा है। पुलिस खुद ही शिकायतकर्ता, अभियोजक और निर्णायक बन जाती है। गैंगस्टर एक्ट में न्याय की निष्पक्षता पर गंभीर चिंताएं हैं, ये कहा याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में। गैंगस्टर एक्ट में बिना एफआईआर संपत्ति कुर्क करने के भी प्रावधान है। पीयूष पांडे हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। पीयूष, बताइए किसने दाखिल की है याचिका और कारण क्या है इस याचिका को दाखिल करने का? बिल्कुल गौरव, देखिए सिराज अहमद हैं जिन्होंने ये याचिका दाखिल की है और इस मामले पर यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है, क्योंकि जो यूपी गैंगस्टर एक्ट है उसमें कई प्रावधान हैं जो यूपी पुलिस को अतिशयोक्ति शक्तियां प्रदान करते हैं, जिसके तहत वो कुर्की भी कर सकती है। और एक ही प्रावधान जिसके तहत पहले एफआईआर दर्ज हो चुकी हो तो उसमें फिर से अलग से गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। तो उनकी आपत्ति ये है कि ऐसे प्रावधान समानता के अधिकार का उल्लंघन है और सीधे तौर पर जो आपराधिक कानून है उसका उल्लंघन करते हैं। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट विचार करके ये जो लैकुना है जो कानून के तहत नहीं होना चाहिए उसे ठीक करे, और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। हालांकि ऐसी ही एक समान जनहित याचिका 2022 में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। अब देखना यह है कि यूपी सरकार 4 सप्ताह बाद इस मामले में क्या जवाब देती है। बहुत शुक्रिया पीयूष आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और आगे बढ़ते हैं। टीवी 9 के 5 एडिटर्स कार्यक्रम में बोले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत, महाकुंभ मेले में मुसलमानों के आने पर कोई रोक नहीं है। भारत की संस्कृति को देखने के लिए कोई भी आ सकता है। पिछले कुंभ में जो लोग आए उनका किसी ने धर्म देखा था क्या? कुंभ मेले से 50 किलोमीटर दूर तक मुसलमानों की एंट्री बंद होने से जनता का क्या फायदा होगा? ऐसा कहीं रिटर्न ऑर्डर आया है क्या? विमर्श तो है ये, कहीं रिटर्न ऑर्डर आया है क्या? ऐसे विमर्श कौन खड़े कर रहा है, इस बात की विचार करना चाहिए। कुंभ एक ऐसा समागम है जहां हम अपनी सनातन संस्कृति से जुड़े हुए सारे विषयों पर अलग अलग तरह की व्याख्याएं करते हैं। बहुत से साधु संत ये बोल रहे हैं। देखिए कौन क्या बोल रहा है, मैं उस हर एक विषय का जवाब देने के लिए उत्तरदायी नहीं हूँ, सही है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि फिर कहता हूँ कि ऐसा किसी तरह का कोई नोटिफिकेशन निकला आप मुझे दिखाइए। तो आप इसको कोई व्यक्ति अगर कहे कि ये होना चाहिए, कोई व्यक्तिगत अपने व्यक्तिगत विचारों को प्रदर्शित करे, इस देश में वैचारिक स्वतंत्रता है, संविधान ने दी है, वो कर रहा है, वहां तक ठीक है। नहीं तो फिर आप ये कह रहे हैं कि मुसलमान आए उनका स्वागत है, ऐसा कोई थॉट प्रोसेस नहीं चल रहा है? ऐसा कोई स्वस्थ विचारधारा के साथ में भारत के संस्कृति को देखने के लिए वहां कोई आए? मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, पिछला जब प्रयागराज का कुंभ हुआ था ना, तब उसमें 22 करोड़ लोग आए थे। लगभग 15 लाख लोग दुनिया के दूसरे देशों से आए थे। किसी ने उनका रिलीजन चेक किया था? वही कुंभ था, वही उत्तर प्रदेश था, वही प्रयागराज था, वही मुख्यमंत्री थे, वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। किसी ने चेक किया था? तो अभी क्यों कर चेक करने वाले? तो फिर स्वागत है, हम तो स्वागत है। आज शाम को मैं दुनिया के बहुत सारे देशों के एम्बेसडर्स के साथ में इस बात के लिए मीटिंग करने वाला हूं कि वो आए, कुंभ देखें, हमारी सांस्कृतिक सामर्थ्य को देखें, हमारी जो है विभिन्नता में एकता को देखें, वहां आकर के दर्शन करें, भारत की इस गंगा जमनी संस्कृति को देखें, भारत के इस जो है कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज जो आयोजन को आकर के देखें, दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमन कमग्लरेशन को आकर के देखें, वो आकर के वहां अनुभव। ये परंपरा रही है, वहां पर जो कुंभ में मुसलमान होते थे वो भक्तों का स्वागत करते थे। ऐसे कोई भी आदेश, ऐसी कोई भी सोच पर कुछ भी मंथन नहीं चल रहा है? मुसलमानों का स्वागत है कुंभ में? निश्चित रूप से है, और वो सबका स्वागत करें, उसका भी स्वागत है।